हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। जैसा कि सीरीज़ चल रही है एमएड एंट्रेंस एमसीक्यूज़ का पिटारा सीरीज़, जिसमें हम रिकॉर्ड करने वाले हैं आज वीडियो का पार्ट 4। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं CUET पीजी के थ्रू जो एमएड हुआ है पिछली साल 2022 में, उसके आज हम 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल आपका पेपर होता है 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं। शुरू के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें जो एक जनरल हिंदी इंग्लिश आती है वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जो एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने सिर्फ पेपर को सॉल्व नहीं किया है, इसके साथ में मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक यहाँ पे पूछा गया उस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा कंटेंट आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइएगा। ये नहीं है कि सिर्फ MCQ सॉल्व करना, जो भी मैं चीज़ें एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ उसको आपको नोट करना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मैं यहाँ पे जो इंग्लिश पोर्शन वाला है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मैं साथ में नहीं दिखा पाऊँगी स्क्रीन पे, तो मैं इंग्लिश पोर्शन वाले को लेके हिंदी माध्यम में एक्सप्लेन करूँगी। और ये मैं पेपर टेलीग्राम में भेज दे रही हूँ। और जब भी जो भी लोग ये मेरा पेपर देख रहे हैं वो किसी और फ़ोन का यूज़ करके और हिंदी पोर्शन को आप देख करके एक बार इस वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो सब हिंदी में होगा और आपको जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को देखने वाले हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी आपके आसपास लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम। ये CUET का पेपर है, 7 सितंबर 2022 को पेपर हुआ था। स्लॉट 1 का यहाँ पे पेपर है। और पिटारा सीरीज़ के पहले के अगर पार्ट 3 वीडियो को आपने नहीं देखा है, साथ में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 2022 का मैंने पेपर डाला, जो मैंने पेपर खुद दिया था, उसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उसको ज़रूर देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। CUET के पेपर को मैंने टोटल 75 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ऑफिशियल आंसर की से मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ऑफिशियल आंसर की में भी मुझे 2-3 मिस्टेक मिली है, उसको मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है। ठीक है, इसी तरह से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जब पेपर दिया था मैंने, उसमें मुझे 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग मिले थे, तो मैंने उनका ऑब्जेक्शन ईमेल किया था उन लोगों को। तो ये नॉर्मल सी बात है, की में भी ऑफिशियल की में भी मिस्टेक्स मिलती हैं। ठीक है, तो उसको मैंने वीडियो में रेक्टिफाई किया हुआ है। और मैंने बहुत सारे एमएड एंट्रेंस के कुछ पेपर सॉल्व किए हैं, यहाँ मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ पिटारा सीरीज़ में। इसमें मैंने ये डिफरेंस देखा है, जो CUET का पीजी का पेपर है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड है और काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर है। ठीक है, तो आपको इसलिए इस वीडियो ध्यान से तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि फिर अगर मान लीजिए जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं समेटिव असेसमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है इस बार के पेपर में आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस चेंज है, सिलेबस आपका वही है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। ठीक है, कोशिश मेरी रहे कि जितना स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं दिखा पाऊँ। वीडियो के यहाँ पे हम सीरियल नंबर से चलेंगे, जो आपको ऊपर सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 26, तो मैं यहाँ से चलूँगी, ऐसे बोलूँगी क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, समेटिव असेसमेंट अकर योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, और आई होप इसका आंसर तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। ठीक है, C नहीं, यहाँ पे मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, तो अगर क्वेश्चन पूछता है समेटिव असेसमेंट तो आप बताएंगे कि आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन सवाल बदल के पूछ देता है तो आप लगाएंगे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन के दौरान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 याद है कि फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया पूछा है यहाँ पे। ठीक है, इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीमती जयंती पटनायक है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आप नोट कर लीजिए कि ये तो श्रीमती जयंती पटनायक जी फर्स्ट चेयरपर्सन है। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो वुमेन इन इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग को फ्रेम किया गया है
यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि भाई किस कमेटी ने सजेस्ट किया कि लड़कों और लड़कियों के लिए सेपरेट करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सजेस्टेड की जगह होना चाहिए अपोज्ड। ठीक है, किस कमेटी ने अपोज किया कि भाई लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट करिकुलम होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है आपका हंसा मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हंसा मेहता कमेटी कब आई, तो 1962 में आई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हंसा मेहता कमेटी ने ये बोला था कि भाई प्राइमरी तक तो आप मतलब बिल्कुल सब कुछ सिमिलर रखिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि उन्होंने बोला कि जैसे क्या कहते हैं, जैसे होम साइंस है तो होम साइंस है, चाहे इसके बाद मैथ्स है, तो ये सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो उन्होंने सेपरेट करिकुलम को अपोज किया था। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट नहीं किया था, उन्होंने बोला था कि सेपरेट करिकुलम क्यों होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, साथ में इसमें आप जो इस ऑप्शन में देख रहे हैं दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, इसका ईयर ज़रूर याद कर लीजिएगा कि दुर्गाबाई देशमुख समिति कब आई, 1959 में आई। उसके बाद बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं, राधा कृष्णन कमीशन 1948, 49 और एजुकेशन कमीशन है आपका कोठारी कमीशन, तो इसका भी ईयर आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कोठारी कमीशन जो है 1964-66, इसमें नेबरहुड स्कूल की बात की थी। ठीक है, और कई बार ये भी सवाल पूछता है कोठारी कमीशन से कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम था, तो उसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और पूछता है कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, तो ये भी आप कोठारी कमीशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 बातें आपको कोठारी कमीशन से इम्पॉर्टेंट बताई। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो लिखा हुआ है 1959, इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद विमेन की शिक्षा पे, महिलाओं की शिक्षा पे जो पहली कमेटी बनी थी उसका नाम है दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कमेटी बनी थी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस कमेटी का ड्यूरेशन है 1958-59। ठीक है, तो ये महिलाओं की जो कमेटी की अगर बात करें तो 2 कमेटी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी सबसे पहले आई, जो पहली कमेटी है जिसने बात किया इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन की। ठीक है, उसके बाद आपकी हंसा मेहता कमेटी आई 1962 में, जिन्होंने बोला कि भाई सेपरेट करिकुलम क्यों एग्जिस्ट करता है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस में बताई, और प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को ऑफिशियल आंसर की में ड्रॉप किया गया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 रॉन्ग है। ठीक है, अब कैसे रॉन्ग है मैं ये बताती हूँ। पूछा गया है कि भाई साइको एनालिटिकल थियरी, मनोविश्लेषणिक सिद्धांत में ईगो का क्या तात्पर्य है। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हु गिव द साइको एनालिटिकल थियरी, तो सिगमंड फ्रूड ने दिया है। तो इसमें उन्होंने 3 चीज़ों की बात की है, इद, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका ईगो होता है, यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो ईगो में क्या होता है, प्री कॉन्शियस एरिया ऑफ माइंड, कॉन्शियस एरिया ऑफ योर माइंड, अनकॉन्शियस एरिया ऑफ माइंड, जो यहाँ पे पॉइंट 1, 2, 3 दिया, ये तीनों आपका ईगो में आता है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप है। ड्रॉप मतलब कि ऑफिशियल आंसर की में ड्रॉप मतलब इसके मार्क्स सबको मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, बट मैं आपको बता रही हूँ। सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज़ बीच बीच में आ रही है तो मुझे पॉज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको ईगो में अगर यहाँ पे 4th ऑप्शन रहता कि ऑल ऑफ द अबव ट्रू, तो वो ऑप्शन आपका सही रहता। ठीक है, तो इस साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोवैश्लेषिक जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रूड ने दिया था, जिसमें उन्होंने ईद, ईगो, सुपर ईगो को बात की थी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ईद को क्या बोला जाता है, ईद प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे ईद काम करता है कि जैसे अगर भूख लग रही है तो उनकी डिमांड तुरंत पूरी होनी चाहिए, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो जो होता है आपका वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद सुपर ईगो आता है जहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह वाली चीज़ें आती हैं, जहाँ पे आप कुछ भी जो बच्चा है वो कुछ गलत काम करता है तो उसके मन में आता है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी आती हैं। ईद, ईगो और सुपर ईगो के नाम से सिगमंड फ्रूड की एक किताब भी है। इनकी एक और किताब बहुत फेमस है, उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, ये बहुत फेमस किताब है। तो ये जो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, ईद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सिंपल गूगल कर लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है,
नहीं तो यहाँ 75 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों जो एरिया ऑफ माइंड है, मतलब ईगो में तीनों ही काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखिए, ये समावेशी शिक्षा पे सवाल है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, बिलीव करती है कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है कि वो स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रन हैं उनको वो समावेश नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन आया। अगर पहले से ही जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं अगर उनको मतलब सभी बच्चों की भांति अगर उनको समावेश किया जाता तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया ही नहीं रहता। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखिए, लिखा है कि एक बच्चा है उसको इंक्लूसिव सेटिंग में जो समावेशी वाला माहौल है उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई ये गलत स्टेटमेंट है। भाई इंक्लूसिव अगर सेटिंग है, समावेशी शिक्षा की जहाँ बात हो रही है वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी का मतलब है कि उसमें स्पेशल नीड्स, डाइवर्सिफाइड, अलग अलग तरह के जितने बच्चे हैं सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है प्लीज़ थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आपकी 3D थियरी की बात हो रही है, ठीक है। 3D थियरी किसने दी है? 3 डायमेंशनल थियरी। ये थियरी दी है जेपी गिलफोर्ड, जिनका पूरा नाम है जॉय पॉल गिलफोर्ड ने, ठीक है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 3 तरह के चीज़ों की बात की 3D में। आपका PCO, P फॉर प्रोडक्ट, C फॉर कंटेंट, O फॉर ऑपरेशन, ठीक है। और इसमें उन्होंने टोटल 180 तरह की मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो टर्म है वो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने ये 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए जो असर्शन 1 दिया है, लिखा है कि भाई 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में जो कंटेंट पैरामीटर होता है उसमें सिमेंटिक एस्पेक्ट आता है। ये बिल्कुल सही बात है। और जो रीज़न दिया है कि प्रोडक्ट पैरामीटर ऑफ 3D इंटेलेक्ट मॉडल इंक्लूड बिहेवियरल ऑस्पेक्ट, तो ये बिहेवियरल ऑस्पेक्ट ये गलत है, क्योंकि बिहेवियरल जो ऑस्पेक्ट है वो भी आपका प्रोडक्ट कंटेंट के अंदर आता है, प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो 3 एस्पेक्ट यहाँ पे है, कंटेंट, ऑपरेशन, आपका प्रोडक्ट, ठीक है। हर सभी के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, कंपोनेंट्स कह लीजिए या पैरामीटर कह लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इससे ये क्वेश्चन कितना डीप पूछा गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि कंटेंट में आपके 5 चीज़ें आती हैं, विजुअल, ऑडिटरी, सिमेंटिक, सिंबॉलिक एंड बिहेवियर, ठीक है। उसी तरह ऑपरेशन में 5 आती हैं, प्रोडक्ट में 6 आती हैं। इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा किसके अंदर क्या क्या, काफ़ी डीप में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जनरली पूछ देगा कि भाई प्रोडक्ट, कंटेंट, ऑपरेशन 3 चीज़ें हैं, किसने इसकी बात की, बस इसने काफ़ी डीप में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 31 का A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है वो देखिए यहाँ पे, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक क्रिएटिव टेक्निक है, ये सही बात है। उसके बाद आपका ब्रेन बिल्डिंग एंड आइडिया इज़ अ क्रिएटिविटी, सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है एक्टिव लर्निंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। सक्रिय अधिगम संभव है जब छात्र, तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही है। एक्सप्लोर न्यूमरस पाथ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी समस्या के समाधान हेतु जितने भी पाथ हैं वहाँ पे जब बच्चा ट्राई करता है तो वो एक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि दैहिक गतिबोधक योग्यता, बॉडीली काइनेस्टिक एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, ये आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये हार्वर्ड गार्डनर की जो थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें बॉडीली काइनेस्टिक में कौन सी एबिलिटी आएगी, तो भाई ये तो बहुत सही है। ये आपकी भाई वास्तुकारी नहीं आएगी, मूर्तिकारी नहीं आएगी, अभियांत्रिकी यहाँ पे आ जाएगी। बॉडी से रिलेटेड है तो आपकी जो बाजीगिरी है, ठीक है, तलवारबाजी कह लीजिए, ठीक है। तो ये सब आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएगी।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आइडिया ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जो एक आइडिया है वो किसने दिया? इसका है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट, पाउलो फेरो। क्या हो गया इसको, गड़बड़ नहीं है, पाउलो फेरो इसका ऑप्शन है। और पता है पाउलो फेरो की क्रिटिकल पेडागोजी के कॉन्सेप्ट है और ये उन्होंने दिया है। और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक बहुत कई बार पूछी जाती है, बुक का नाम है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ठीक है, ये बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में जो लर्निंग इन्हेंस करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब यूज़फुल हैं। ठीक है, तो हेल्प फ्रॉम नॉलेजेबल पीयर, ठीक है, हाई मोटिवेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, डे टू डे क्लासरूम टॉक, फॉर्मल स्कूल इनरोलमेंट। यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब अगर सारे ऑप्शंस को लिया जाए तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो उसको हम मतलब हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी सारे द मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। ठीक है, फॉर्मल स्कूल इनरोलमेंट मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं इन्हेंस करता है, बट जिस हिसाब से ऑप्शन इम्प्रूव किया गया है उसमें मतलब डे टू डे जो क्लासरूम टास्क है, जो मोटिवेशन है, जो नॉलेज पीयर से मिलती है, तो उस हिसाब से ऑप्शन को अगर देख के चलेंगे तो A, B, D सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। ठीक है आपका। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने देना चाहती हूँ, बाकी तो आप इसमें आप मैच कर लीजिएगा। इसमें जो संपूर्णानंद जी का है इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, एक इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। इसका टेलीग्राम पे मैंने क्विज भी कराया है। ये अलग से एमएड एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, तो डॉक्टर संपूर्णानंद आप लगाएंगे। ठीक है, ए का जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, 2 घंटे से कम की वीडियो नहीं बनेगी। तो जहाँ पे बहुत मैं इंपॉर्टेंट बताना है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप मैच करके अपना स्टडी करिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, RTI एक्ट 2009 किस एज ग्रुप की बात करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये राइट है, 6 से 14 वर्ष की बात करता है। कई बार पूछा जाता है कि RTI एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ? आई थिंक 1 अगस्त 2010 को है। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप करेक्ट नीचे बताइएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये देखिए, मॉक का फुल फॉर्म पूछा गया। इसको मैंने अभी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है, आपके 4th सेमेस्टर की वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एमएड में काम आएंगे। आगे भी आप देंगे ना DDU का एमएड एंट्रेंस, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ज़रूर काम आएंगे। इसका सही ऑप्शन है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनात्मकतावाद किसके द्वारा यूज़ किया गया? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन को एकदम बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। जैसे UGC नेट में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ABCD कर देगा, ऑप्शन पूछेगा ABC इज़ राइट, CD इज़ राइट। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म में आपके जीन पियाजे आएंगे, बिहेवियरिज्म में आपके स्किनर ये लोग आ जाएंगे, और बाकी लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिहेवियरिज्म नहीं होगा। ठीक है, ई बिल्कुल हट गया। अब ऑप्शन में कहाँ ई है? ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, इसमें भी ई है, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बचा हमारे पास 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का सबसे सूटेबल आंसर है यहाँ पे ABCD। बाकी सब लोग आपके कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाएंगे, करिकुलम डिज़ाइनर आ जाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्ट करनी है चीज़ें। ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ये ऑफिशियल की का मैं बता रही हूँ, बट मैं यहाँ पे टिक बता रही हूँ कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। बोला गया है कि जो लर्निंग आउटकम होते हैं वो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होते हैं। ये पहला ऑप्शन सही है। लर्निंग आउटकम शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंक्लूडिंग द, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये आफ्टर द कंक्लूडिंग अलाउड लर्निंग आउटकम आपका पहले भी हो सकता है। ठीक है, ये सही बोला गया ऑफिशियल की में। आगे देखिए 42 में पूछा गया टीचिंग मशीन आर द रिजल्ट ऑफ द विश थियरी। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, प्लीज़ उसको नोट करते रहिएगा। टीचिंग मशीन देखिए, टीचिंग मशीन आपका प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बेसिस पे काम आता है। सबसे पहले टीचिंग मशीन आई, उसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात की गई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है, तो ये टीचिंग मशीन, पहली टीचिंग मशीन की बात किसने की, तो किसने उस पर बनाया कह सकते हैं, तो सिडनी एल प्रेसी का नाम आता है। ठीक है, अगर ऑपरेंट
कंडीशनिंग कई बार पूछता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया, तो ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्किनर ने दिया, ठीक है। और उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग आपका इवान पावलो का है। बाकी दोनों भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसका है, और इनसाइट थ्योरी कोहलर का है, ठीक है। और ये भी इसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलो ने किस जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने किस जानवर पे, कमेंट में लिख के आप लोग बताइए कि देखते हैं कितना आपको याद है, ठीक है। टीचिंग मशीन का आप लोग ज़रूर याद कर रखिएगा, और सिडनी एल प्रेसी। अब ये नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड है, तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि नई शिक्षा नीति 2020 कब आई, तो 29 जुलाई 2020 को आई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे से फ्रेम किया गया है। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम तो कॉपी मैंने बनाया है, तो इसमें उन्होंने किसकी बात की, 5+3+3+4, ठीक है। सवाल पूछा गया है कि मिडिल और सेकेंडरी स्टेज का आपको एज पूछा गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताती जाती हूँ। देखिए जो क्लास 5 तक का जो बच्चा होगा, ठीक है, वो पहले क्या पढ़ेगा, आंगनवाड़ी, उसके बाद आपका आ जाएगा प्री स्कूल, उसके बाद आ जाएगा बाल वाटिका, उसके बाद आ जाएगा क्लास 1 और 2, ठीक है। आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे की शिक्षा आपकी शुरू होती है 3 वर्ष से, ठीक है। तो 3 वर्ष में बच्चा आया, उसने आंगनवाड़ी में एडमिशन लिया, उसके बाद 4 वर्ष का हो गया प्री स्कूल में एडमिशन लिया, 5 वर्ष का हो गया आपका बाल वाटिका में, 6ठे वर्ष में एक में एडमिशन लिया। नई शिक्षा नीति के अनुसार क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की मिनिमम उम्र 1 साल होनी चाहिए, तो ये हो गया। उसके बाद आपका इसको जो बोलते हैं, जो ये वाला जो स्टेज है, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे बच्चा पढ़ता है आपका 8 से यहाँ से 11 वर्ष की उम्र तक बच्चा पढ़ता है। फिर ये जो आपका स्टेज हो गया, जो आपका ये स्टेज है, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। आपका जो ये स्टेज है, इसको बोलते हैं मिडिल स्टेज, और ये स्टेज है आपका सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से 11 वर्ष हो गया, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 11 से 14 वर्ष हो गया, और इसमें आपका हो गया 14 से 18 वर्ष, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है भाई। आपका जो मिडिल एज है वो 11 से 14 है, फिर 14 से 18 है। ए एंड बी इज़ राइट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ग्राफ ज़रूर बना लीजिएगा। टोटल जो नई शिक्षा नीति में उन्होंने डिवाइड किया है कि 3 से 18 वर्ष तक आपका जो पूरा फाउंडेशन से लेकर सेकेंडरी स्टेज आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करती हूँ। सीरियल नंबर जहाँ क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखिए, 44 का है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ACE इज़ ओनली, ठीक है। यहाँ पे UEE की बात हुई है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हुई है। अब इसमें हमेशा ऑप्शन आपको इलिमिनेट करना है। देखिए ओनली फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स नहीं भाई, सबकी बात हुई है, तो ये एजुकेशन फॉर गर्ल्स कैसे होगा। अब जिस भी ऑप्शन में बी दिया है वो गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये गलत हो गया। उसके बाद हो गया आपका डी, एजुकेशन फॉर ऑल विद रिगार्ड टू पॉवर्टी ऑफ पीपल। नहीं भैया, सबको समान शिक्षा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पॉवर्टी को विद रिगार्ड टू पॉवर्टी थोड़ी ना यहाँ पे होगा, सभी के लिए होगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। डी जहाँ पे गलत है आपका ACE सही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने इसका हिंदी वर्जन सामने रखा है ताकि हिंदी माध्यम के बच्चों को थोड़ा आसान हो समझने के लिए, ठीक है। बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन की यहाँ बात की गई है। क्वेश्चन पूछा है, अब लिखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन गया कि लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट कब आया, 1993 में। और इससे रिलेटेड एक कमेटी है जिसका नाम है यशपाल कमेटी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछा गया है कि सीखने में आनंद की कमी का क्या कारण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। अधिगम की प्रक्रिया जो होती है उसमें शिक्षार्थी की समक और संलग्नता के अभाव। अब जहाँ पे निगेटिव पॉइंट आया है वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे नीचे वही देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, ठीक है। कई बार पेपर को और कठिन बनाना होता है तो इसी ऑप्शन को जंबल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आप देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब कि सारे सही हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बच्चों का इंक्लूजन होगा। स्पेशल नीड, डाइवर्स एबिलिटी, गिफ्टेड, विद डिसेबिलिटी, प्रॉब्लमेटिक, सारे बच्चे आएंगे, तो ये सही है। एकीकृत, यहाँ पे एकीकृत शिक्षा की बात की गई है कि भाई जो एकीकृत शिक्षा है वो किस चीज़ में बिलीव करता है, तो ये आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट यहाँ पे, कि वो एकीकृत शिक्षा ये बोलता है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन।
यहाँ पे आप 48 में देखिए कि गॉर्डन अल्पोर्ट के द्वारा ट्रेड थ्योरी दी गई थी। इनका पूरा नाम गॉर्डन अल्पोर्ट है, जिसमें उन्होंने 3 तरह के ट्रेड की बात की थी, एस्थेटिक ट्रेड, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड। ठीक है, इसमें आपका जो सही ऑप्शन है आपका ABC सही है। उसमें सेकेंडरी डिस्पोजिशन की बात उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 यहाँ पे देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइंड इन फ्यूड की जो पर्सनालिटी की थियरी है, उसमें सीक्वेंस अभी मैंने बताया सीक्वेंस कैसे चलता है। पहले ईद आता है, उसके बाद ईगो आता है, फिर सुपर ईगो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका CBA 3 इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 यहाँ पे देखिए, साइकोलॉजिकल मोटिव वर्क विद इन द इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल मोटिव आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लासरूम लर्निंग, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्लासरूम लर्निंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, 50 में एक कुछ एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल मोटिव है ये एक तरह की इंटरनल ड्राइव होती है, जो मतलब इसमें ये हर तरह से होती है कि अंदर से मतलब कहती है इंटरनल ड्राइव कि भाई ये चीज़ें हमें करनी है, ये गोल है, इसको हमें प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे आपका CUET एग्ज़ाम है तो एक आपका साइकोलॉजिकल मोटिव अंदर से आना चाहिए, इंटरनल ड्राइव कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल के अंदर काम करती है। इसमें साइकोलॉजिकल मोटिव 2 तरह की होती है, प्राइमरी मोटिव, सेकेंडरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव में हो जाता है आपका जैसे भूख है, प्यास है, ये आपका प्राइमरी मोटिव आ जाता है। सेकेंडरी मोटिव में आपका होता है पावर है, अचीवमेंट है, ये आपका आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 51 आप देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर A इज़ राइट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट और ये दोनों ट्रू है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज़ राइट, A इज़ करेक्ट, R इज़ नॉट करेक्ट। जो ऑप्शन नंबर A है वो करेक्ट है। जो R क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि डू नॉट चेंज, यहाँ बोल रहा है कि भाई लर्निंग है वो पर्सन के नॉलेज और बिहेवियर में कोई चेंज नहीं करती है, जबकि ये गलत है। लर्निंग का डिफिनीशन यही है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार में आपके बदलाव आता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 53 का आपका ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यहाँ पूछा गया है कि जो औपचारिक शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज़ राइट। भाई शिक्षा की अकस्मात प्रक्रिया, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, अकस्मात कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ये जो है नहीं है इसकी विशेषता। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि कौन सी ऐसे दर्शन है जो समाज की बनी बनाई अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट, एग्जिस्टेंशियलिज्म। जो ये अस्तित्ववाद है, ये ऐसी एक धारणा है ये जो बिलीव करती है फ्रीडम में, और जीवन का अर्थ क्या है इसमें बिलीव करती है कि भाई जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो इस दुनिया में वो क्यों है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों में बिलीव करती है। ये जो पुरानी जो अवधारणा है उस पर ये बिलीव नहीं करती है, तो ये है। और सेमेस्टर 1 B.Ed सेमेस्टर 1 क्लास के नाम से मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जो आपके एमएड एंट्रेंस के काफ़ी सिलेबस को कवर करती है, जिसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। प्लीज़ अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि फ्यूचर में आप सरकारी इंस्टीट्यूट से एमएड करें, वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे देखिए, इसका सही ऑप्शन है आपका 56 का C है आपका सही ऑप्शन। A C D। अब यहाँ पे B देखते हैं क्यों नहीं है। पूछा गया है आपका वोकेशनल गाइडेंस की बात, तो वोकेशनल गाइडेंस में आपके B ऑप्शन नहीं आएगा। आपका लर्निंग डिफ़िकल्टी को डायग्नोस करना, ये आपका इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखिए, ये आसान प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। दोनों ही सही हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, आसान प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को पूछा गया है कि ये कॉल्ड एज 58। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका एक्सटेंडेड प्रोग्राम लर्निंग है उसको बोला जाता है आपका लीनियर प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग 3 तरह की होती है आपकी,
आपका लीनियर हो जाएगा, उसके बाद ब्रांचिंग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मैथेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो जो आपकी लीनियर प्रोग्राम लर्निंग है वो दिया गया है आपका BF स्किनर के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंजिक प्रोग्राम लर्निंग। इसमें दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो दिया गया है नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा, जिसको बोलते हैं इंट्रिंजिक, मतलब आंतरिक। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रिंजिक ब्रांचिंग वाला हो गया। तीसरा हो गया जो मैथेटिक वाला होता है, उसको दिया गया है TF गिलबर्ट के द्वारा। ठीक है, तो जो मैथेटिक प्रोग्राम लर्निंग होती है ज़्यादातर उसको मैथमेटिक्स लर्निंग में उसका यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो जो मैथेटिक प्रोग्राम लर्निंग है वो TF गिलबर्ट ने दिया था, और इसका दूसरा नाम है रिवर्स चेनिंग अप्रोच भी इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको अपने नोट से पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इंट्रिंसिक प्रोग्राम आएगा तो आप लोग ब्रांचिंग लगाइएगा, एक्सट्रिंजिक आ जाएगा तो आप लोग लीनियर लगाइएगा, मैथेटिक को रिवर्स चेनिंग अप्रोच भी करते हैं जिसको TF गिलबर्ट ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 59 है, इसका ऑप्शन नंबर A इज़ राइट। देखिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है दोनों ही चीज़ें। हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 भी बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर D इज़ राइट। ठीक है, कि भाई पहला गलत है। ठीक है, टीचर्स आर सेंट्रल टू 21st सेंचुरी। नहीं भैया, आज 21st सेंचुरी है तो जो भी पढ़ाने का तरीका उसमें बच्चा सेंटर पे है। ठीक है, टीचर सेंटर पे नहीं है। ठीक है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल पेडागॉजी का सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। 61 का पहला कथन करेक्ट है, दूसरा कथन इनकरेक्ट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्रिटिकल पेडागॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पाउलो फेरो ने दिया था। उनकी एक बुक बहुत फेमस है, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा ऑप्शन है कि क्रिटिकल पेडागॉजी रिजेक्ट करता है मल्टीपल व्यू को। नहीं भैया, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं C राइट है, कथन 1 सही है, कथन 1 गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखिए, 62 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 4। यहाँ पे A गलत है। वी कैन मीज़र और इवेलुएट पीपल, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वी कैन मीज़र और इवेलुएट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल, मतलब पीपल को कैसे मीज़र करते हैं, कुछ तो उनका इंटेलिजेंस मीज़र करेंगे, पर्सनैलिटी मीज़र करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मीज़र करेंगे। ये आसान प्रश्न है। ठीक है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पहला कथन एक असत, क्या हुआ, मैंने क्या बताया इसका, 62 का D। ठीक है, A गलत है और B सही है। आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। फंडामेंटल स्टेज ऑफ स्कूलिंग। देखिए कितना अच्छा प्रश्न यहाँ पूछा है। अभी मैंने इसके पहले मैंने सब कुछ बताया ना आपका कि फाउंडेशनल स्टेज में क्या क्या आता है। तो फाउंडेशनल स्टेज में आपका पहले आंगनवाड़ी से शुरू होगा, प्री स्कूल, बाल वाटिका, क्लास 1 और 2। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे 63 का आएगा आपका B इज़ राइट। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अपनी कॉपी में ग्राफ ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बोलते बोलते थक गए। एक्चुअली इतनी वीडियो लंबी रिकॉर्ड नहीं की है ना अभी तक। हिंदी माध्यम के लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप पॉइंट E है 1 से 5 तक वो गलत है, बाकी सब है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 यहाँ पे देखिए, 64 का ऑप्शन C इज़ राइट। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, गर्ल्स की शिक्षा को बिल्कुल करता है भाई। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चे आगे देख सकते हैं, 64 का C इज़ राइट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65 पढ़ते हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है आपका इंटरव्यू। भैया क्या हो गया,
आज तो थक गए। यहाँ पे पूछा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच। अब देखिए काउंसलिंग अप्रोच यहाँ पे दो तरह की होती है, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव। सबसे पहले थोड़ा सा काउंसलिंग अप्रोच को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए काउंसलिंग करनी है, ठीक है, तो काउंसलिंग में क्या करनी होती है, हम हेल्प करते हैं, ठीक है। एक क्लाइंट होता है, एक काउंसलर होता है। क्लाइंट में आप स्टूडेंट्स रख लीजिए, काउंसलर में टीचर की तरह, ऐसे छोटा एग्जाम्पल दे के पढ़ी समझने की कोशिश करिए। जो डायरेक्टिव होता है, जो डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच होता है, ठीक है। अब हिंदी इसका क्या होगा आप देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा। तो डायरेक्टिव जो काउंसलिंग अप्रोच होता है वो आपका काउंसलर सेंटर्ड होता है। जैसे मान लीजिए अगर टीचर स्टूडेंट की बात करें तो टीचर सेंटर्ड हो गया। जैसे उसमें आप अगर डायरेक्टिव काउंसलिंग, मान लीजिए आज क्वेश्चन पूछा है नॉन डायरेक्टिव, अगला पेपर आज के कल के होने वाले पेपर में पूछ दिया है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो डायरेक्टिव काउंसलिंग टीचर सेंटर्ड होता है, काउंसलर सेंटर्ड होता है। उसका एग्जाम्पल है आपका लेक्चर, ठीक है भाई। लेक्चर में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड हो गया, डिस्कशन हो गया, सर्वे हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। डिस्कशन में हो सकता है कि एक तरफ से और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, ठीक है। बाकी आपका सर्वे भी हो गया। बट यहाँ पे मतलब ऑप्शन इस तरह से फ्रेम किया गया, यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन डायरेक्टिव पूछा गया। तो इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है कि भाई हम सामने वाले का अप्रोच जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लाइंट ओरिएंटेड, कि भाई हम सवाल लेकर गए या टीचर ने कुछ सवाल पूछा, इंटरव्यू लिया बच्चे का, बच्चा अपना व्यू सारा बता रहा है, ठीक है। वो ही इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यूज़, अपनी वो चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई सर्वे नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल स्टूडेंट ओरिएंटेड है, क्लाइंट ओरिएंटेड है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और काउंसलिंग अप्रोच आती है, उसका नाम है इलेक्टिव, जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे, ये आगे स्क्रीन पे हिंदी में आएगा, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी। इसमें उन्होंने पूछा है कि सबसे ऊपर के स्तर पे क्या आता है, तो भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, ठीक है। सबसे नीचे के स्तर पे भी सवाल कई बार पूछा जाता है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये देखिए 67, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ए आर सही है और ये गलत है। इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है, जो आर्मी बीटा टेस्ट है, इसको मैंने कई बार देखा है पूछा गया, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत करिएगा। ये दोनों हैं आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, ये इंटेलिजेंट टेस्ट हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट टेस्ट में आपका आ गया आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो पहला ऑप्शन दिया है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, तो ये आर्मी अल्फ़ा टेस्ट होता है वर्बल टेस्ट, ठीक है। आर्मी बीटा टेस्ट आपका होता है नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, और ये दोनों इंटेलिजेंट टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपका गलत है, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, ठीक है। 68 का बी इज राइट। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पे देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 69 की तरफ, ठीक है। 69 का डी सही है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 का भी डी सही है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आपको लगेगा क्यों गलत है, मुझे भी पहले लगा था कि स्टेटमेंट 1 सही होना चाहिए, बट मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन फेथ इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ मेजॉरिटी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं, यहाँ पे होगा वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हर एक वहाँ कंट्री का जो कंट्री के लोग हैं, हर एक लोग शामिल होंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड इन डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, अ रिस्पेक्ट फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सनस, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए कोई चीज़ गलत है ना, आपको सिर्फ आंसर की में गलत लिख दिया है तो आपको इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो गलत है, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, सर्च करना चाहिए कि भाई ये गलत क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी के नहीं ऑल पीपल होगा, ठीक है।
हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स आगे देख सकते हैं, मैं हिंदी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दिखा दे रही हूँ आपको, ठीक है। इसका पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी ये किसके द्वारा प्रपोज की गई? ये बहुत आसान प्रश्न है, C.H. कूले के द्वारा प्रपोज की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ। क्वेश्चन 72 यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अल्फ्रेड बिनेट कहाँ कैसे साइकोलॉजिस्ट थे? भाई वो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। अल्फ्रेड बिने है वो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और एक बहुत अच्छा पूछा जाता है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न, जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई मेरा वीडियो ख़राब आप लोग कर रहे हैं। 73 एक बहुत आसान प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर A इज़ राइट, ठीक है। A R दोनों करेक्ट है एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो पूरी 1.5 घंटे की हो जाएगी, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं दिखा देती हूँ, भाई A सही है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 का सही है ऑप्शन नंबर B, A B D सही है, ठीक है। C सही नहीं है, इट इज़ फॉर्मल ओनली। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो गाइडेंस है उसका नेचर क्या है? गाइडेंस क्या हमेशा फॉर्मल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल ये C ऑप्शन गलत है। और आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन इलिमिनेशन की तरह जाना चाहिए, ठीक है, कि इलिमिनेट करना है। जैसे C आपका गलत है कि भाई गाइडेंस हमेशा फॉर्मल क्यों होगा, इनफॉर्मल गाइडेंस भी हो सकती है, जैसे आप घर में माता पिता से गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। तो C गलत है। अब C जहाँ जहाँ है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, D की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में सिर्फ नॉलेज नहीं चेक होती इस तरह के पेपर में, आप कैसे एडवर्स सिचुएशन में आप काम करते हैं, कैसे सही आंसर तक पहुंचते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम बच्चों के लिए आगे देखते हैं। 2 सही है भाई आपका, देखिए क्वेश्चन को देखिए, 2 सही है। A B D C आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखिए भाई, ये तो लड्डू प्रश्न है, 5 + 3 + 3 + 4 होगा, ठीक है। 75 का B सही है। 76 देखते हैं। 76 पूछा ITEP इन NEP 2020 इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर, इसका सही आंसर है आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब कि NEP में बात की गई कि भाई इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हम बनाएंगे, जिसमें हम 4 वर्षीय ऐसा पाठ्यक्रम बनाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि BA + B.Ed, BSc + B.Ed, BCom + B.Ed। तो पहले क्या था, बच्चा ग्रेजुएशन करता था फिर B.Ed करता था, 5 साल लगते थे। तो ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाया जाएगा, जिसमें जो बच्चा 12th के बाद से ही वो शिक्षक बनना चाहता है तो वो ये प्रोग्राम में शामिल होगा। तो ये आपका किस में आएगा, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, कि बच्चा अभी जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं, आप जो B.Ed कर रहे हैं, ये आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में आएगा। चाहे हम M.Ed कर रहे हैं, ये आपका प्री सर्विस पूर्व सेवा शिक्षक। भाई अभी हम टीचर तो बने नहीं हैं, जब आप कभी शिक्षक बन जाते हैं उसके बाद आपका जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन जब आप सर्विस में होते हैं उसको इन सर्विस बोलते हैं। उसमें बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे रिफ्रेशर प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ये सब आपके B.Ed 4th सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिएगा कि ITEP कौन से नई एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 देखिए, बहुत आसान प्रश्न है भाई। माइक्रो टीचिंग टर्म दिया गया ड्वाइट W. एलन के द्वारा, जिसमें 36 मिनट के उन्होंने माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात की गई है। इसका तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है, भूल गया है तो। आगे बढ़ते हैं 78 देखें यहाँ पे। 78 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, ठीक है, A B C, ठीक है। अब इसमें एलिमिनेट करते हैं। A B C तो आपका सही है।
अब इन्होंने एम्फेसिस द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज ए मीडियम, बिल्कुल गलत है भाई, हिंदी की बात की थी। एम्फेसिस ऑन रिटन एग्जामिनेशन, भाई एम्फेसिस रिटन पे क्यों करेंगे गांधी जी, तो ये आपका ऑप्शन सही है 78। यहाँ पे आपका डी सही है, ठीक है, ABC सही है। हिंदी माध्यम के बच्चे देख सकते हैं यहाँ से। सॉरी, शुरू के कुछ वीडियो में मैंने हिंदी वाला पोर्शन नहीं दिखा पाई हूँ मैं। 79 का है, 79 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है कि कन्फाइन टू डिसेबल, नहीं भाई डिसेबल नहीं है, सब आएंगे, डिसेबल आएगा, प्रॉब्लम चिल्ड्रन आएंगे, ठीक है, हर तरह के बच्चे आएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, ठीक है। नीचे से आप देख लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ वो, ठीक है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ओनली, ठीक है। जो आपका समेटिव होता है वो जब इंस्ट्रक्शन चाहे पढ़ाई हो जाती है उसके बाद, तो ये आसान प्रश्न है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ख़त्म हो, 20 क्वेश्चंस और बाकी हैं। 81 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। 82 क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रही सही है, BCDE, ठीक है। अब देखिए अगेन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में मैंने अभी बोला कि भाई ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर क्यों होगा यहाँ पे, मतलब जो क्लाइंट है उसकी बात हो रही है, चाहे क्लाइंट में आप स्टूडेंट्स की बात लीजिए, ट्रेनिंग ऑफ जो काउंसलर है वो आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग में आएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी नॉन डायरेक्टिव में आएंगी, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। BCDE ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे देखिए, 83 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। BCD ए आपका आ गया फैमिली, तो भाई फैमिली फॉर्मल एजेंसी नहीं होती है, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ देखिए, परिवार नहीं होती एजेंसी। 84 यहाँ पे देखिए, 84 का आप देखिए, 84 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट कि जो एजुकेशन है, ठीक है, अगर बहुत बड़े सेंस की बात करें तो एजुकेशन है वो जीवन में जितने भी अनुभव होते हैं वो आपकी शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 85 देखिए पूछा गया है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये भी देखिए आपके फाइनल आंसर की में इसका गलत आंसर दिया हुआ है। 85 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ समाज शास्त्र होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई देख लीजिएगा आप लोग इंटेलिजेंस की थियरी किसने किसने दी है। यहाँ पूछा गया है 2 फैक्टर थियरी, आप कमेंट में लिख के बताइए 2 फैक्टर थियरी किसने दिया है। 2 फैक्टर थियरी का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं आपका इक्लेक्टिक थियरी, यहाँ पे बी इज़ राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एटी 87 का देखिए पूछा गया है व्यवहारवाद के जनक कौन है, भाई JB वाटसन है, बहुत आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे देखिए, हाँ सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब आया ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा है कि भाई क्या चीज़ यहाँ पे गलत है, तो भाई यहाँ पे गलत है कि सर्व शिक्षा अभियान सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए थोड़ी ना आया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपके सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी हुई है, ये सॉरी स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है, लॉन्च किया गया 2001 में मैं पूछ रही हूँ आप सबसे, तो ये सही है आपका गर्ल चाइल्ड के नहीं, भाई सर्व शिक्षा अभियान सभी के लिए आया, इसमें इसका नारा है ये सबके लिए शिक्षा, ठीक है।
स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है कि भाई रूसो के द्वारा, रूसो जिन्होंने नेचुरलिज्म के प्रतिपादक माने जाते हैं, कि इन्होंने प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में क्या क्रिटिसाइज़ किया गया। क्रिटिसाइज़ पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो यहाँ पे बी और सी सही है कि भाई रूसो ने भाई उन्होंने बोला कि मॉरल एजुकेशन थ्रू बुक, तो इनकी बात, उन्होंने किताबों की बात की ही नहीं, उन्होंने बोला कि बच्चा नेचर से सीखेगा, खुद से, ठीक है। और सी है कि लैक ऑफ यूज़ ऑफ नॉलेज, भाई नहीं, वो लैक ऑफ यूज़ ऑफ नॉलेज क्यों होगा, वो अपने चीज़ों को बाहर का नेचर से सीखेगा। तो यहाँ पे बी और सी गलत है, बाकी ए डी ई की बात उन्होंने की है, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई आलोचना उन्होंने की है यहाँ पे, बी और सी ये है, ठीक है। बाकी प्राकृतिक रूप से शिक्षा की बात की गई है, उन्होंने की है, बच्चा खुद से सीखेगा, फिर बच्चे के ज्ञान का अनुभव करने का अपना तरीका, ये सही है, सहज गुणों को व्यक्त करेगा, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपकी गलत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 बहुत आसान प्रश्न है, इसका मैं बस यहाँ पे ऑप्शन बताने वाली हूँ आप सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 का बी इज़ राइट, ठीक है, इसको आप लोग मैच करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कल 9 तारीख का पेपर है, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना आसान पेपर नहीं होने वाला है CUT PG का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, A B C D सारे ही सही हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, शैक्षिक प्रबंधन का इन्होंने पूछा है, इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 सही है, सब सही है, ये सब कुछ आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का जो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, ए और आर सही है, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ देख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 यहाँ पे देखिए, 93 का भी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही की व्याख्या है, ठीक है। 94 यहाँ पे देखिए, 94 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ए इज़ करेक्ट, आर करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। सब्जेक्ट मेक यूज़ ऑफ सिम्बल्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सिर्फ यूज़ ऑफ सिम्बल का, उस पर टेक्स्ट भी तो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी माध्यम के बच्चे यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 का सी सही है, ठीक है। ए सी सही है, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल गाइडेंस की बात की गई है। 95 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, मॉनिटर द एकेडमिक प्रोग्रेस, ठीक है, शैक्षिक प्रगति के विश्लेषण की यहाँ पे बात होगी। 95 का बी सही है। ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ऑफिशियल की से बता रही हूँ, ठीक है। जहाँ मुझे मिस्टेक दिखा है वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, ठीक है, कि जो NCF 2000 पास है, लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट की इनसाइट्स को ड्रॉ और इलेबोरेट करता है, और चाइल्ड सेंटर पेडागोजी की बात सही है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए दिखा देते हैं, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ठीक है। नाइन्टी 97 यहाँ देखिए, 97 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ मिडन करिकुलम नहीं होता है, यहाँ पे हिडन करिकुलम होता है, ठीक है। तो 97 का भी ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं, इसको सही कर लीजिएगा। हिडन करिकुलम पूछा है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, यहाँ पे मैं बताती हूँ दोनों कथन सही है, ठीक है। ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 98 देखिए, यहाँ पे 98 का यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने देखिए, ए का 3 भी ट्रायल एंड एरर थियरी है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि भाई आप ट्रायल एरर करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर आप रियल आपका जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक आप पहुँचते हैं। ए का यहाँ पे हो गया, ए का यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। उसके बाद बी जेस्टाल्ट, जेस्टाल्ट का मतलब ये होता है कि होल की बात हो रही है, कि होल जो है कोई भी चीज़ आपको होल लेना है, उसको टुकड़ों में नहीं देखना है, सिंथेसिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे उन्होंने 2 कहा। सी की बात अगर
जैसे जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसमें क्या होता है, अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, कभी कभी शब्दों को भी, कीवर्ड्स को भी कैच किया करिए भाई। कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी की बात कर रहा है तो लर्निंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो सी का आपका 2 हो जाएगा, डी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, देखिए आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सिगमंड फ्रूड की बात है। सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिटिकल थियरी दी, साइको सेक्सुअल थियरी दी। ठीक है, साइको एनालिटिकल थियरी में इन्होंने ईद, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, उसको नहीं कुछ कर सकती, प्लीज़ मैनेज करिए। तो सिगमंड फ्रूड है इसमें आपका, तो इसमें उन्होंने ईद, ईगो की बात, सुपर ईगो की। उसके बाद साइको सेक्सुअल थियरी उन्होंने दी है, इनकी बुक है ईद, ईगो, सुपर ईगो, बुक का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो SDG है 4 है, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन विद क्वालिटी की बात कर रही है। अब मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, प्लीज़ उसको नोट करिएगा कॉपी में। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो इसको भी मैंने पढ़ाया है सेमेस्टर 4 की वीडियोज़ में। जो MDG है उसमें वो आया आपका सितंबर 2000 में। ठीक है, सितंबर 2000 में आया, मैं बिल्कुल बहुत ऐसा बता रही हूँ जो आपको काम आएगा। सितंबर 2000 में आया, 8 गोल की उन्होंने इसमें बात की गई है। ठीक है, इसमें ये बात की गई कि 189 जो कंट्रीज़ है ये मिल के पूरे संसार में पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी, इन सब चीज़ों पे काम करेंगी। ठीक है, और जो MDG है जो मिलेनियम डेवलपमेंट, जिसमें 8 तरह के गोल की बात की गई, इसमें लक्ष्य रखा गया कि हम 2015 तक इसको अचीव करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी का एक थोड़ा बड़ा वर्जन है, कह सकते हैं कि नाम चेंज कर दिया। 2015 में क्या किया, इसका नाम चेंज करके कर दिया SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल। इसका लक्ष्य रखा गया 2030, जिसमें बात की गई कि भाई हम 2030 तक 17 गोल की इसमें बात की गई। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें 17 तरह के गोल की बात की गई और हर गोल के अंदर कुछ टारगेट है, तो 17 तरह के गोल की बात की गई। तो यहाँ पे देखिए हम स्क्रीन पे लिख देते हैं थोड़ा सा MDG। ठीक है, उसके बाद SDG आ गया, इसमें कितने तरह के गोल की बात की, 8, इसमें 17 तरह के गोल की बात की गई, उसमें आपके 169 टारगेट्स हो गए। ठीक है, अगर कई बार पूछता है कि कितने टारगेट, तो इसी SDG में जो 17 तरह के गोल हैं, तो आपके क्वेश्चन ने पूछा है कि SDG 4, SDG 4 में जो चौथा गोल है वो क्या है, तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन विद क्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, कोशिश करती हूँ इसका फ़ोटो क्लिक करके MDG और SDG का मैं टेलीग्राम में डाल देती हूँ। ठीक है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि मतलब दोनों की ही आप मतलब स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3-4 गोल तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे SDG 4 पूछा है तो हो सकता है कि पूछ दे कि भाई SDG 1 क्या है, SDG 2 क्या है, SDG 3 क्या है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कब इंडिया ने SDG को अडॉप्ट किया था, 2015 में किया था। ठीक है, और ये इफ़ेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 2016। ठीक है, इसको मैं डाल देती हूँ टेलीग्राम पे, और मैं साथ में ये पेपर भी डाल देती हूँ टेलीग्राम में। ठीक है, ताकि आप पेपर देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप नोट्स बनाए होंगे आपके, और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगी। ठीक है, तो मेरा बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है आप सबको कि आप इतने बैकग्राउंड नॉइज़ के बाद भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की चीज़ें आपको पूछने को आएंगी। कुछ टिप्स आपको लास्ट में बताती हूँ। टिप्स एक ये है कि सबसे पहले जहाँ भी ABCD वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ABC इज़ राइट, CDE इज़ राइट, इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले मतलब जो सवाल पूछा गया है उसका निगेटिव पॉइंट ढूंढिएगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे मान लीजिए C गलत है, अब ऑप्शन में देखिए जिसमें ABC, CDA, इसमें C आया है तो ये अपने आप गलत होगा। इन्हीं सब ट्रिक्स का यूज़ मैंने अपने UGC नेट के एग्ज़ाम में किया है, और यही सब बेस्ट तरीका होता है इस तरह के एग्ज़ाम
एग्ज़ाम्स को बीट करने का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पिटारा सीरीज़ में और भी ढेर सारे पार्ट्स के साथ, बहुत सारे MCQs जैसे जैसे मेरे पास मटेरियल अच्छा अवेलेबल होता है तो इसी तरह के एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पिटारा सीरीज़ में वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मतलब ये सीरीज़ ऐसी है कि किसी एक एमएड एंट्रेंस को डेडिकेटेड नहीं है। ये सीरीज़ ऐसी है कि जो आप कोई भी एमएड एंट्रेंस दे रहे हैं तो सब में कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी। ठीक है भाई, पेपर तो मैं नहीं सेट कर रही हूँ, ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हर टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको बीच बीच में बताती चलूँ। ठीक है, तो आप फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एवरीवन एग्ज़ाम के लिए।